Hello friends, welcome to Swami Vivekanand Institute. So in this video we will discuss about international agreements. तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ये पीपल एनवायरमेंट यूनिट से आता है। ये जो आपका टॉपिक है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। एफर्ट्स, रियो समिट्स, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में जो भी एफर्ट्स है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये सारे जो ऐसे टॉपिक्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक्स है, इनसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एग्जाम में। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में हमें स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहला कॉन्फ्रेंस, तीन टर्म्स आती है, एक कॉन्फ्रेंस, एक आता है कन्वेंशन और एक आता है ट्रीटी। इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब चीजें होती क्या है। देखो, सबसे पहले अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस इज अ कंसल्टिंग together formally a type of negotiation, there is only a broad theme। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस क्या होता है? एक तरह की मीटिंग, जैसे आपने कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे अटेंड करेंगी जहां पर सब लोग आके एक कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, वो किस में आता है? कॉन्फ्रेंस में आता है। तो कॉन्फ्रेंस क्या है? एक तरीके का फॉर्मल एक इन्वायरमेंट बनता है जहां पर सब लोग आते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? डेलिबरेटली एकजुट मिलके एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस। In a conference, the principal bodies are established for further deliberation, if any required, on the broad theme for which the conference is called for। एक कॉमन टॉपिक पे लोग डिस्कशन करते हैं, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस, है ना। सब लोग अपने व्यूज को आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक कॉमन डिस्कशन होता है कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक पर। तो कॉन्फ्रेंस को ये क्या होता है? एक कॉन्फ्रेंस होता है जो कि एक लार्ज स्केल पे चलता है। जबकि मैं कन्वेंशन की बात करूं तो कन्वेंशन एक तरह की मीटिंग और एक तरीके की गैदरिंग हो सकती है। ठीक है, कन्वेंशन क्या हो सकती है? एक मीटिंग और एक गैदरिंग हो सकती है जिसमें यहाँ पर लोग हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं और एक अगेन किसी टॉपिक में यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी मीटिंग, एक गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग, वो किस में आती है? दैट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस एक लार्ज स्केल पे होती है, एक कमर्शियल स्केल पे होती है। बट अगर मैं कन्वेंशन की बात करूं तो कन्वेंशन एक तरीके की मीटिंग और एक तरीके की गैदरिंग हो सकती है जिसमें यहाँ पर कुछ टॉपिक पे यहाँ पर लोग बात करते हैं एंड द पार्टीज डिसाइड द बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस में यहाँ पे क्या होती है? डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे समटाइम्स देयर इज अ लाइन बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड अ कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही ज्यादा थिन यहाँ पर डिफरेंस होता है कि कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक लार्ज स्केल पे होती है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर लार्ज एनवायरमेंट होता है। बट इन केस ऑफ कन्वेंशन एक स्मॉल डिस्कशन भी हो सकता है। एक मीटिंग में स्मॉल डिस्कशन हो गया, एक स्मॉल गैदरिंग हो गई, वो किसका पार्ट होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फ्रेंस एंड अ कन्वेंशन। ठीक है, काफी बार ये दोनों एक्सचेंज भी होते हैं बिकॉज द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द कन्वेंशन इज अराइव्ड एट द कॉन्फ्रेंस। क्योंकि काफी बार क्या है, यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट आता है, आउटकम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? कॉन्फ्रेंसेस पे आते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है दैट इज प्रोटोकॉल। ट्रीटी के बारे में मैंने आपको पहले लिखा हुआ था स्लाइड में, अब हम ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। बट ट्रीटी से पहले मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो है एक एग्रीमेंट होता है दैट डिप्लोमेटिक नेगोशिएटर्स formulate and sign as the basis for the final convention where the parties set specific aims और legal obligations। आपने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा, एक स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड होता है ना। जैसे मान लो मैं किसी भी एक फूड इंडस्ट्री की बात करूं, वहां पर सारे क्या है, सभी चीजों में एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो जो पार्टीज एक दूसरे से नेगोशिएट करती है, कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फिक्स होते हैं, दैट इज प्रोटोकॉल, है ना। एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों पार्टीज जो है वो क्या करती है?
अपने उस एक साइन करती है एक प्रोटोकॉल को, सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क करती है, तो वो किस में आता है, प्रोटोकॉल में आता है। यूजुअली व्हेन अ मेजर प्रोविजन इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन रेगुलेशन ऑफ अ कन्वेंशन, अ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अमंग द कंट्रीज who are the signatory of the original convention when it was signed and approved। तो ये किसका पार्ट होता है, ये सारा आपका होता है जिसमें यहाँ पर एक कॉमन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज कि ये हमारे प्रोटोकॉल्स है, इस तरीके से हमें अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करना है, और साथ ही साथ ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करके दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटीज की। ट्रीटीज क्या होता है, ये भी एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जहां पर वेयर द पार्टीज टू इट नेगोशिएट टू रीच कॉमन ग्राउंड एंड अवॉइड फर्दर कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। ट्रीटी भी क्या होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जहां पे पार्टीज आपस में नेगोशिएट करती है और नेगोशिएट करने के बाद एक कॉमन डिसीजन पे आती है ताकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो। तो ट्रीटी क्या हुआ, एक एग्रीमेंट जहां पे पार्टीज जो है नेगोशिएट करती हैं और नेगोशिएट करने के बाद एक कॉमन डिसीजन पर आती है और फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स या फर्दर डिसएग्रीमेंट्स को वो क्या करते हैं, अवॉइड यहाँ पर करते हैं। So it is normally ratified by the law making authority of the government whose representative has signed it। Ratified का मतलब होता है यहाँ पर साइन करना, है ना। तो ये साइन किसके द्वारा किया जाता है, जिन्होंने भी यहाँ पर अथॉरिटी बना रखी है। तो अगर हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रीटी, कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस का, तो आई होप आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहला यहाँ पर आता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के बाद हमने डिस्कस किया था कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस क्या है, यहाँ पर जब भी एक लार्ज स्केल पे जब एक कॉमन डिस्कशन होता है टॉपिक पे, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस। कन्वेंशन क्या होता है, जब हम एक स्मॉल मीटिंग या गैदरिंग करके किसी कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, दैट इज कन्वेंशन। प्रोटोकॉल क्या होता है, यहाँ पर जब दो पार्टीज एक म्यूचुअल एग्रीमेंट को साइन करते हैं और उसमें अपने कॉमन स्टैंडर्ड्स, कॉमन बिलीव्स, कॉमन वैल्यूज या कॉमन टॉपिक्स के बारे में शेयर करते हैं, दैट इज अ प्रोटोकॉल। उसके बाद ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में जहां पर एक कॉमन डिसीजन पे वो लोग आते हैं, जैसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ और एक वो कॉमन डिसीजन पे आए ताकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, तो वो क्या होता है, ट्रीटी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशंस की। नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अक्रॉस अ डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर मैं नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करूं तो क्या क्या ये जो कन्वेंशंस हुई हैं, ये सारी जो कन्वेंशंस हुई है मींस आपकी स्मॉल मीटिंग्स हुई है, स्मॉल गैदरिंग्स हुई है, ये किस चीज को लेकर हुई है ना। यहाँ पर किस चीज को लेकर हुई है, ये सारी ह्यूमन एनवायरमेंट की। एज वी आर स्टडिंग ह्यूमन एनवायरमेंट, तो ये सारी जो कन्वेंशंस हुई थी वो किससे रिलेटेड हुई थी, ये सारी हुई थी ह्यूमन एनवायरमेंट से, चाहे उसमें आपका इकोसिस्टम आता हो, चाहे उसमें बायोडाइवर्सिटी आती हो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में, ये सारी कन्वेंशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करूं तो इसमें जो आपका इन्वायरमेंटल, अगर हम कंटेक्स्ट से इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आप सभी को पता है जो भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही है, मींस ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है ना। उनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है ना। एक क्या मानी गई है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम जो है मानी गई है। दूसरा यहाँ पे ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, या फिर यहाँ पर पीओपीज जो है दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो स्प्रेड हो रही हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। ये सब क्या है, ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज है। इन सभी की वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो ये सब किसका रीजन है, ये सारा ह्यूमन एनवायरमेंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस चलाई थी। ठीक है, इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे कुछ कन्वेंशंस चलाई हुई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 1971 में, स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 1971 में।
1971 में एक कन्वेंशन हुई थी किस पे, वेटलैंड्स पे, ठीक है। कन्वेंशन किस पे हुई थी, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट, दैट इज रामसर कन्वेंशन। एक कन्वेंशन हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1971 में हुई थी। इस कन्वेंशन का नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये कन्वेंशन कब हुई थी, 1971 में, जिसको यहाँ पे वाटरफॉल हैबिटेट या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल ट्रीटी का मतलब गाइस क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी, अभी हमने ट्रीटी के बारे में पढ़ा। ट्रीटी क्या होता है, एक यहाँ पर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, और वो एक कॉमन डिसीजन पे आते हैं ताकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो। तो रामसर कन्वेंशन किस पे था, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। किस पे, किस चीज की ट्रीटी थी, कि यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, ठीक है। कैसे हमें यहाँ पर वेटलैंड्स को क्या करना है, कंजर्व करना है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है। तो अब जो वेटलैंड्स कौन से होते हैं, आपने देखा होगा समुद्र वाला जो एरिया होता है दैट इज द वेटलैंड्स। उसमें जितनी भी बायोडाइवर्सिटी रहती है उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वाटरफॉल हैबिटेट मतलब जितने भी वहां पर पानी में रहने वाले आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो रामसर कन्वेंशन आई 1971 में। क्यों, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, मतलब एक साइन किया था किससे रिलेटेड, क्या किस डॉक्यूमेंट को साइन किया था, कि हम किस तरीके से यहाँ पर कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस तरीके से वेटलैंड को यहाँ पर यूटिलाइज हम कर सकते हैं। तो वेटलैंड्स है क्या, दैट इज टू स्टेम द progressive encroachment and loss of wetland now and in future, recognizing the fundamental ecological function of wetland and their economic, cultural, scientific and recreational value, कि हमें क्या करना है, ये सारे वो वाटरफॉल जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो रामसर कन्वेंशन क्या था, सिर्फ एक ऐसी ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रीटी थी दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम के साथ यहाँ पर डील करती है। इस ट्रीटी को कब अडॉप्ट किया गया था, 1971 में ईरानियन सिटी में, जो रामसर की ईरानियन सिटी है उसमें इसको डेवलप किया गया था। एंड द कन्वेंशंस मेंबर कंट्री कवर ऑल द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द प्लैनेट, और इस कन्वेंशन में सारे ही जो भी ज्योग्राफिकल रीजन के प्लैनेट्स आते हैं उसको कवर अप किया गया। तो 1971 में जो कन्वेंशन हुई थी किस पे हुई थी, कि हमें वेटलैंड्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है, स्पेशली जो वाटरफॉल हैबिटेट है उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। तो इस ट्रीटी को साइन कब, अडॉप्ट कब किया गया, 1971 में। कौन सी सिटी में, ईरानियन सिटी जो कि है रामसर की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये जो कन्वेंशन है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जो आपके वेटलैंड्स है इसमें आपके पास लेक्स, रिवर, swamps, marshes, wet grassland, peatlands, oases, estuaries, deltas and tidal flats जो कि near shore marine areas, mangroves and coral reef। coral reef के बारे में मैंने आपको उस दिन भी डिस्कस किया था। coral reef क्या होती है स्टूडेंट्स, जो कि पानी में रहती है ना, पानी के नीचे रहती है, और वहां पर काफी बारी क्या हो जाती है, उनकी ब्लीचिंग भी हो जाती है ना, जब वहां पे प्रॉपर उनका CO2 या नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लीचिंग हो जाती है, कार्बन सिंक जब होने लगता है। तो कोरल रीफ जो है ये भी मरीन इकोसिस्टम का ही पार्ट है। एंड ह्यूमन मेड साइट्स जैसे फिश है, फिश पॉन्ड्स है, राइस पैडीज है, रिजर्वॉयर है एंड सोल्ट पैंस है, ये सब किस में आता है, इन सब के कंजर्वेशन की बात की गई थी किसमें, रामसर कन्वेंशन में, जो कि 1971 में आया था। तो रामसर कन्वेंशन स्टूडेंट्स किस पे था, कि हमें क्या करना है, जितने भी वेटलैंड्स है इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वेटलैंड्स है जिसमें आपके पास रिवर, लेक्स है ना, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड, ये सभी आता है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, फिश पॉन्ड्स है, राइस पैडीज, इन सबको क्या करना है, कंजर्व करना है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन आया 1972 में, दैट इज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स क्या है। जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है वो कब आया था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अगेन ये आया 1972 में। 1971 में आया रामसर कन्वेंशन और 1972 में क्या आया, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किस पे बात करता है, अगेन ह्यूमन एनवायरनमेंट पे बात ये करता है। और जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी द UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम में हुई थी कब, 5th and 6th जून को 1972 में। 1972 में ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। अगेन इसमें किसकी बात की गई थी,
प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ह्यूमन प्रोटेक्शन की बात की गई थी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 113 स्टेट्स इंक्लूड थे, जैसे इंडिया है ना, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया। मतलब इंडिया ने भी इस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में पार्टिसिपेट करा, जो कि 1972 में हुई थी स्टॉकहोम में। किसके बारे में बात की गई थी गाइस, यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई थी कि हमें क्या करना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इस कॉन्फ्रेंस में 113 स्टेट्स थे, जिसमें कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा और इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया। कंट्रीज जो एक्सेप्ट करते हैं मतलब वो क्या करेंगी, उस कंट्रीज में भी यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन है इसमें 26 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, इसमें क्या थे, 26 प्रिंसिपल्स थे। ये प्रिंसिपल्स किस बेस पे थे कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और ओवरऑल इन्वायरमेंट को हमें इंप्रूव करते रहना है। द यूएन Environment program has been established by the UN General Assembly। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी चलाए गए कि किस तरीके से हम एनवायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द UNEP वर्कड एज अ कैटलिस्ट, स्टिमुलेटर एंड कोऑर्डिनेटर अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द एनवायरमेंट एक्शन, कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कंट्रीज आई वो ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करना है, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स चलाए गए थे रिलेटेड टू द ह्यूमन एनवायरमेंट, हम किस तरीके से ह्यूमन एनवायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स आए थे ये किसमें हमें काउंट किए गए थे, दिस इज द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 1972 में आया था। 1971 की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो 1971 में अभी हमने क्या पढ़ा था, रामसर कन्वेंशन। आपको ये सारे कन्वेंशन जो है ना मेरे साथ क्लास में लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम आप वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर, मतलब भूलना मत, ठीक है। मेरे साथ ये सारी कन्वेंशंस लर्न कर लो, याद हो जाएंगी। सबसे पहले हमने रामसर कन्वेंशन पढ़ी जिसमें वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी। सेकंड हम पढ़ रहे हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किस पे थी, ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में। यहाँ पर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 113 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया भी यहाँ पर एक कंट्री थी जिन्होंने ह्यूमन एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी। क्योंकि जितनी भी ह्यूमन हार्मफुल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उनकी वजह से हमारा एनवायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है, तो इनकी प्रोटेक्शन की बात की गई थी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में, जो कि 1972 में हुई थी जून में, और कहां पर हुई थी, स्टॉकहोम में, इसलिए इसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1973। 1973 में क्या था, एक कन्वेंशन हुआ किस पे, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जहां पे प्लांट्स की स्पीशीज और एनिमल्स की स्पीशीज रहती है, दैट इज फ्लोरा एंड फोना, जो कि एक बायोटिक और एक नॉन एबायोटिक कंपोनेंट का ही पार्ट में ये मानी जाती है। तो 1972 में हुई स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, 1971 में हुआ रामसर कन्वेंशन, 1973 में जो कन्वेंशन हुई वो किस पे बेस्ड थी, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है मींस जो खत्म होने की कगार पे है, उन स्पीशीज को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए 1973 में एक कन्वेंशन हुई कि हमें क्या करना है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। इस कन्वेंशन को हम सिटीज के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है जितने भी पूरा प्लांट स्पीशीज होती है, जो प्लांट लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। और यहाँ पर जो एनिमल लाइफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोना, ठीक है। तो फ्लोरा और फोना को हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना है, जिसमें जितनी भी इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज आती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो खत्म होने की कगार पे है, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, उन फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ये किस में बात की गई थी, ये 1973 में कन्वेंशन हुई थी सिटीज, उसमें इस बारे में बात की गई थी। फ्लोरा है, फोना है, ठीक है, और भी है जैसे आपके फंजाई है, इन सबको क्या करना है हमें, जिसको इसको हमें क्या बोलते हैं, बायोम्स, बायोटा है ना, बायोटा या बायोम्स कल बताया था आप लोगों को। तो ये सबको क्या करना है, हमें प्रिजर्व करके रखना है, इनको, इनकी स्पीशीज को क्या करना है, इनकी स्पीशीज को बचाना है। तो जो सिटीज था ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ये भी क्या था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि गवर्नमेंट्स के बीच में हुआ कि हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लांट लाइफ को मतलब फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करना है। प्रिजर्वेशन किसकी करनी है,
प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, ताकि यहाँ पर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सके, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है इन स्पेसिमेन का वो इजिली यहाँ पर हो सके। तो ये जो कन्वेंशन हुई थी 1973 में, दैट इज सिटीज, और किसके बारे में थी, जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके चलना है। इस कन्वेंशन में क्या था, दिस कन्वेंशन डिड नॉट सीक टू डायरेक्टली प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, रादर इट एम टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इंसेंटिव टू पॉच एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट बाय क्लोजिंग ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। ये जो कन्वेंशन हुई थी ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमें क्या करना है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना है, लेकिन एक चीज और थी कि जब भी हम इनका ट्रेडिंग करते हैं, है ना, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इन स्पेसिमेंस की, उनकी लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, है। अगर मैं स्पीशीज का यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही हूँ, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कोई स्पीशीज जा रही है, तो उनका सर्वाइवल वहां पर पॉसिबल होना चाहिए। तो ये जो है ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सिटीज, जो लेटेस्ट का कॉप हुआ था, सिटीज कॉप जो हुई थी, जो ये कन्वेंशन हुई थी सिटीज, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन के लिए बात की गई थी, लेटेस्ट इसका जो कॉप हुआ था दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने पहले भी देखा होगा। सिटीज का कॉप कब था, कॉप 19 जो थी, कॉप 19 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 किससे रिलेटेड थी, कि हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी है, जो कि पनामा सिटी में हुई थी। कहां पर हुई थी, पनामा सिटी में हुई थी। कब हुई थी, 14 to 25 ऑफ नवंबर 2022। 2022 में पनामा सिटी में ये हुई थी कॉप 19, ठीक है, जो किससे रिलेटेड थी, सिटीज से, कि हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। इंडिया ने 3 प्रपोजल को सबमिट किए थे टू सिटीज कॉप 19 फॉर स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेटिव स्पीशीज, कि हमें क्या करना है, जो नेटिव स्पीशीज है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। लेटेस्ट जो कॉप हुई थी वो कब हुई थी, एक जोहान्सबर्ग में हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका में है, 2016 में। सबसे पहले 2016 में हुई थी जोहान्सबर्ग में, कौन सी कॉप हुई थी सबसे फर्स्ट वाली। देन जो लेटेस्ट वाली है वो कब हुई थी, 2022 में हुई थी, 14 से 25 की नवंबर के बीच में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, COP19। कॉप 19 जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, दैट इज इन द पनामा सिटी, और पहले कौन सी हुई थी, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेंशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये 3 कन्वेंशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रीटी के बीच में गाइस आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इसी का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस और सारी कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।